Hello and welcome students. In this video we are going to discuss about permanent settlement. Okay. So friends, GS गंगा यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके डेली क्लास लेक्चर्स इसी यूट्यूब चैनल पर डालते रहेंगे। ओके, सपोज डेट कोई स्टूडेंट्स अगर एब्सेंट है तो वो यहाँ आकर के अपना क्लास लेक्चर देख सकता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपका थोड़ा सा हम रिवीजन करवा देते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इजारादारी सिस्टम के बारे में। ओके, इजारादारी सिस्टम क्या था? इजारादारी सिस्टम मैंने बताया था कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं तो इंडिया में 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था को लागू करते हैं। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट, महालवाड़ी सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट। और इंडिया में इससे पहले जो भू राजस्व की सिस्टम चलती थी उसको बोलते थे इजारादारी सेटलमेंट। लेकिन वैसे तो नॉर्मल तौर पर इंडिया में भू राजस्व व्यवस्था चलती थी, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो वो थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं। और इजारादारी व्यवस्था में मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जा करके वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। वहाँ पर मैंने बताया था कि किस प्रकार से वारेन हेस्टिंग्स ने, है ना, और इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी इज HW। कैसे मैंने आपको इसको रिलेट कराया था? इज HW का मतलब ये है कि इज माने है HW मीन्स होमवर्क, आपका होमवर्क है ना। होमवर्क तो आपको डेली रहता है। तो I फॉर इजारादारी, S फॉर सिस्टम, H फॉर हेस्टिंग्स, W फॉर वारेन, है ना। तो इजारादारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय वारेन हेस्टिंग्स। अच्छा, अब इजारादारी सिस्टम की जो फेल्योर पॉइंट था वो था कि 5 ईयर्स की प्लानिंग, 5 ईयर्स की प्लानिंग की गई थी कि अगर आप जमींदारी, कोई भी जमींदार अगर सही से रेवेन्यू नहीं कलेक्ट करता है तो 5 साल बाद उसके रेवेन्यू कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेंज कर दिया जाएगा। ऐसा बोला गया था ना? यस, ऐसा ही बोला गया था। तो यहाँ पर अब नया चेंजेस किया गया और उसको बोला गया परमानेंट सेटलमेंट, है ना। परमानेंट, अब परमानेंट का मतलब क्या है? परमानेंट का मतलब होता है अस्थाई। क्या होता है? अस्थाई। और सेटलमेंट का मतलब होता है बंदोबस्त। बंदोबस्त का क्या मतलब है? बंदोबस्त का मतलब होता है मैनेजमेंट करना, है ना। इंग्लिश में मैनेजमेंट वर्ड होता है ना। उसको प्रबंधित करना, सुव्यवस्थित करना। अब क्या किया उन्होंने? यहाँ पर वही काम किया जो 5 साल का 5 ईयर्स का प्लान था। आपने देखा था कि किस प्रकार से 5 ईयर्स जब प्लान फिक्स किया गया था तो ना ही किसान उसमें इंटरेस्ट लेता था, ना ही जमींदार उसमें इंटरेस्ट लेता था कि किस प्रकार से एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट किया जाए। ठीक, तो 5 साल को उठा करके हेरिडिटी कर दिया गया। हेरिडिटी का मतलब फिक्स कर दिया गया। उसको अभी हम आगे देखते हैं। पहले इसका हम बेसिक पॉइंट देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका टाइम क्या था? तो इसका टाइम था 1793। इसकी ट्रिक आप देखते हैं। ट्रिक मैंने बताया था 3 3 जा 9 होता है ना, और 3 2 जा 6 होता है। 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो डेट को याद कैसे रखेंगे? 1793। ठीक, 1793 में परमानेंट सेटलमेंट को इम्प्लीमेंट किया गया। कहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया? तो ये किया गया बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में। मैंने याद करने की ट्रिक क्या बताई थी? BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा को तो शायद कोई नहीं भूलेगा, है ना। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम जैसे आपको ध्यान में आए तुरंत आपको याद आ जाए बंगाल। बी फॉर बंगाल, O फॉर उड़ीसा एंड B फॉर बिहार। बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है। अच्छा, क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको याद होगा कि जब ब्रिटिशर्स आए थे तो सबसे पहले वो कहाँ पर? बंगाल में आते हैं ना, और बंगाल से ही वो अपना ट्रेड स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको हम आगे देखेंगे। तो इन्हीं क्षेत्रों में वो आते हैं। और मैंने आपको बताया था कि वास्को डी गामा जब इंडिया में आता है तो यहीं से ट्रेड करके जाता है ना। काली मिर्च और अफीम जैसी चीज़ें जो क्वांटिटी में तो ज़्यादा होती थी लेकिन वेट में लो होती थी, तो उसको जा करके यूरोप में बेचता था। तो सबसे पहले वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में आते हैं, इसी क्षेत्र में, बंगाल के क्षेत्र में, और यहीं पर भू रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम को चेंज करते हैं, है ना। अच्छा, क्यों रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम को चेंज करना चाहते थे? बिकॉज दे वांट टू मोर देन एक्सट्रैक्टिव मनी। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वो मनी, ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा यहाँ से कलेक्ट करना चाहते थे, ताकि अपने यहाँ जो उनके यहाँ ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो हो रही थी, है ना, जो वहाँ पर एक प्रकार से रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्रिएट हुआ था, उसको वो आगे बढ़ा सके, इसीलिए उनको यहाँ से ज़्यादा पैसा चाहिए था। ठीक है, तो फिर से हम एक बार रिकॉल करते हैं। 1793 में BOB में बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बोलते हैं। ये बैंक ऑफ बड़ौदा कुछ है नहीं, बस ट्रिक है, याद करने के लिए बता रहे हैं। सोशल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि कैसे बच्चों को याद करवाया जाए। ठीक है, और किसके द्वारा? तो ये लागू कराया गया था
किसने? कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसको ट्रिक मैंने आपको बताया था पीसी, पी मीन्स परमानेंट सेटलमेंट, एस मीन्स कॉर्नवालिस। तो पीसी के द्वारा, पीसी आप क्या पीसी बोलते हैं ना, लैपटॉप को बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? लैपटॉप को, ये लैपटॉप पर्सनल कंप्यूटर को बोलते हैं ना। तो पर्सनल कंप्यूटर से आप किसका नाम याद रखेंगे? परमानेंट सेटलमेंट एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्शन का क्या रेट था। तो देखिए, इजारादारी सेटलमेंट जो इंडिया में पहले से चल रही थी, वहाँ पर भी ब्रिटिशर्स ने 50% रेवेन्यू कलेक्शन का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो दे रखी थी जमींदारों को, ठीक है। यहाँ पर भी 50% ही कलेक्शन होना था। अंग्रेज अभी भी चाहते थे कि हम इंडिया से 50% रेवेन्यू कलेक्ट करें। तो अब क्या ये रेवेन्यू कलेक्शन सक्सेस हुआ कि नहीं सक्सेस हुआ? तो इसमें दो तरीके के बेनिफिट हुए थे। तो कौन कौन से बेनिफिट थे, किसको बेनिफिट हुए, उसको चलिए देखते हैं। तो एक तो कंपनी को बेनिफिट। अब देखिए कंपनी को क्या बेनिफिट हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर इनकम। जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में 50% की रेवेन्यू फिक्स कर दिया, ठीक है, तो उनको एक फिक्स इनकम मिलने लगी। अब ये फिक्स इनकम क्या है, चलिए इसको समझते हैं। आपको बताते चले कि ये वो टाइम है, 1790 का ये वो दशक है जब भारत में बहुत ज़्यादा क्या हुआ करते थे, अकाल पड़ते थे, सूखा पड़ता था, भूखमरी फैलती थी, जिसको आप फेमाइन बोलते हो ना, फेमाइन, FAMINE। फेमाइन मीन्स क्या? फूड ऑफ स्केर्सिटी, है ना, ड्राफ्ट, सूखा। तो जब ये सब पढ़ते थे तो 1770 में बंगाल में बहुत तेज अकाल पड़ा था। तो अंग्रेज सोचते थे कि यहाँ तो लोग कभी भुखमरी फैल रही है, कभी अकाल पड़ रहा है, हमारा रेवेन्यू कलेक्शन नहीं फिक्स हो पा रहा है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक रेवेन्यू कलेक्शन फिक्स कर दिया। उन्होंने कहा कि चाहे आपके यहाँ अकाल आए, चाहे सूखा पड़े, आई डोंट नो एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं जानता, हमको रेवेन्यू कलेक्शन 50% चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इस व्यवस्था में रेवेन्यू कलेक्शन उनको मिलने लगा। दूसरी इनका बेनिफिट क्या हुआ, जमींदार बिकेम लॉयलिस्ट। लॉयलिस्ट का मतलब होता है सपोर्ट करना, अ सपोर्टिव पर्सन, है ना, या सपोर्टिव पर्सन। अब देखिए उस समय जो सबसे ज़्यादा संपन्न वर्ग था वो कौन थे? जमींदार थे। और जमींदारों ने अंग्रेजों का समर्थन करना स्टार्ट कर दिया। जब समर्थन करना स्टार्ट कर दिया तो अंग्रेज देख रहे हैं कि अब हमारी इंडिया में जो हम सिर्फ व्यापार करने आए थे, अब हम व्यापार के अलावा यहाँ पर राज भी कर सकते हैं। और यही रीज़न रहा कि आगे चल कर के 200 ईयर्स तक ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में रूलिंग किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो संपन्न वर्ग था, किसी भी सोसाइटी का जो संपन्न वर्ग होता है, अगर वो किसी चीज़ की डिमांड करेगा तभी मान्य होती है। अन्यथा ट्राइबल्स को, किसान को, गरीब आदमी को क्या पता कि क्या कोई चीज़ क्या है क्या नहीं है ना। तो सबसे ज़्यादा जो जागरूक तबका था वो जमींदार ही था। और जमींदार खुश थे, वो अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे, ठीक है। अब क्यों कर रहे थे, चलिए इसको हम इस पॉइंट में देखते हैं कि लैंडलॉर्ड को क्या बेनिफिट थे। अब देखिए लैंडलॉर्ड में 3 पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। एक है हेरिडिटी राइट्स, दूसरा है फार्मर डिमिनिश्ड, एंड तीसरा है आपका एक्सॉर्बिटेंट रेट। अब देखिए जमींदारों को यहाँ पर स्पेशल राइट मिल गया था, हेरिडिटी राइट। अब हेरिडिटी राइट को हम पीछे से समझते हैं, कहाँ से? इजारादारी सिस्टम में। मैंने बताया था इजारादारी सिस्टम में 5 ईयर्स के लिए प्लान फिक्स किया गया था कि अगर 5 साल बाद जो जमींदार अपनी भू राजस्व को 50% के नियर अबाउट नहीं पे करेगा, उसकी जमींदारी कोलैप्स कर दी जाएगी, छीन ली जाएगी। यहाँ पर उस राइट को फिक्स कर दिया गया कि ठीक है, अब आपकी जमींदारी छीनी नहीं जाएगी, आपको क्या किया जाएगा, आपको ये राइट जो है वंशानुगत आपको हम ये अधिकार देते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पर अधिकार जो होगा वो वंशानुगत होगा कि ये भी आप वसूल करेंगे और आपके बाद में आपकी नेक्स्ट जनरेशन वसूल करेगी, है ना। दूसरा फार्मर डिमिनिश्ड, तो किसानों को तो एक प्रकार से यहाँ से हटा दिया गया, किसानों का ही हक छीन करके वो दे दिया गया किसको? जमींदारों को, ठीक है। और एक्सॉर्बिटेंट रेट, और यहाँ पर जमींदार क्या कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे थे, 50%। और एग्जैक्ट बताएं तो 50% से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा था। इसका मतलब ये था कि किसान जो था, जो फार्मर था, फार्मर के पास तो कुछ बचता ही नहीं था, क्योंकि 50% रेवेन्यू तो जमींदार जो थे ये उठा करके अंग्रेजों को दे देते थे और उसके बाद में अपने पास भी तो कुछ रखेंगे। तो इसलिए जमींदार किसानों से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे। ओके, सो आई होप एवरीबडी हैव यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव टोल्ड यू। ओके, और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स आप यूज कर सकते हैं। जीएस गंगा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। थैंक यू।